Students, so how are you all? I hope you all are fine. We are studying application of the Gauss law, and if you remember the previous lecture, we have studied a few important topic in which first topic we have studied was how to select a Gaussian surface. ओके गॉसियन सरफेस को कैसे सेलेक्ट करते हैं. सेकंड पॉइंट वी हैव स्टडीड what are the common step that we should apply to find out electric field intensity due to symmetrical charge distribution using Gauss law. तो हमने कुछ 5 कॉमन स्टेप देखी थी, ठीक है. और फर्स्ट एप्लीकेशन वी हैव स्टडीड विच वाज yes electric field intensity just outside a charge conducting sphere. hollow sphere और शेल के लिए ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला था, सेम डेरिवेशन था. ओके, सो हियर आई एम विथ अनदर एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ. तो लेट्स सी कि क्या है. तो लर्निंग आउटकम्स है इस लेक्चर के हमारे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. तो जैसा कि आपको पता है, फिलहाल हमने 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया है, ठीक है. चैप्टर नंबर 8 है और ये है लेक्चर नंबर 2. ओके, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. तो एक स्ट्रेट कंडक्टर को मैंने यहाँ पे लिया है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इधर साइड भी इनफाइनाइट है और इधर साइड भी ये इनफाइनाइट है, ठीक है. और आर जो है इस कंडक्टर का रेडियस है और ये है इसका एक्सिस, इस कंडक्टर का एक्सिस. देखा जाए तो एक सिलेंडर जैसी ये डायग्राम ये दिख रही है. तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. कंसीडर ए लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, लेट क्यू इज द टोटल चार्ज. तो इस सिलेंडर पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, तो ये टोटल चार्ज है क्यू. और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट हैज़ लीनियर सिमेट्री, यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लीनियर है, ठीक है. तो मैं मान लेता हूं कि जो लैम्बडा है फिर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हुई इस कंडक्टर के लिए. व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको ऑलरेडी हमने पढ़ा है. चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, और आर जो है ये है रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ये है रेडियस ऑफ द कंडक्टर. और इसके जस्ट आउटसाइड, इस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट पी है. यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहां पे कैलकुलेट करना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है. तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप. तो पहली स्टेप है हमारी ड्रॉ गॉसियन सरफेस. हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस हमको ऐसे सेलेक्ट करना है कि जो ई बार है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पी पर, आइदर ये एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो. ये था हमारा एक क्राइटेरिया. दूसरा क्राइटेरिया ये था कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ लीनियर सिमेट्री, इन दैट केस वी चूज व्हाट, ए कोएक्सियल सिलेंडर एज अ गॉसियन सरफेस. एक कोएक्सियल सिलेंडर हम कंसिडर करते हैं किस केस में, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर सिमेट्री. तो यहाँ पे डेफिनेटली ये लीनियर सिमेट्री है चार्ज की. तो हम यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ड्रॉ करेंगे. तो लेट मी राइट कि ड्रॉ द गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. और इसकी कुछ लेंथ लेता हूँ मैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल. कुछ लेंथ एल का एक गॉसियन सिलेंडर में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वाई, बिकॉज ये चार्ज अभी इनक्लोज है नहीं. अगर हमको गॉस लॉ को अप्लाई करना है तो वी हैव टू इनक्लोज दिस चार्ज. तो लेट मी ड्रॉ दी गॉसियन सरफेस. तो इस पॉइंट पी से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. सो आई एम ड्रॉइंग अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. तो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर मैं एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. एंड आई विल मेक श्योर कि पॉइंट पी इस गॉसियन सरफेस पर ही हो, ठीक है. तो ये पॉइंट पी गॉसियन सरफेस पर ही है. सो मैं इसको डॉटेड लाइन ही बनाता हूँ, ठीक है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है. सो ये हुई इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस. और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे.
सो आई हैव ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। हमने लेंथ कितनी बोली है, तो हमने बोला है कि इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो L है। ये L लेंथ का एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और पॉइंट P कहाँ पर है, तो ये पॉइंट P है। दिस पॉइंट P इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस R में मान लेता हूँ, ठीक है। और R डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम लोग, तो ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से, ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से। अब कैपिटल R तो रेडियस ऑफ दिस इनर सिलेंडर या इनर कंडक्टर है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से ये स्मॉल r है, ये डिस्टेंस P वाला डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ ये डिस्टेंस है स्मॉल r। क्लियर है क्या कि हमको ड्रॉ करना था गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ L, एंड आवर मोटिव इज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। नाउ यू कैन अज्यूम कि ये चार्ज प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी इस गॉसियन सरफेस को ये वाले पार्ट में, तो ये कैसे रहेगी, डेफिनेटली नॉर्मली पास होगी यहाँ से, और ये अपर फेस से भी ये नॉर्मली पास होगी, ठीक है। तो ये हमारा मोटिव कंप्लीट हुआ। नाउ व्हाट इज सेकंड स्टेप, सो सेकंड स्टेप है हमारी स्टेप नंबर 2, ड्रॉ या फिर हम बोलते हैं कि मार्क। क्या क्या मार्क करना है, मार्क इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर एंड थीटा एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। और ये पॉइंट P क्या है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो एरिया वेक्टर मार्क करने से पहले यहाँ पे एक स्मॉल एरिया मुझे मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस पॉइंट P पर मैं पहले एक स्मॉल एरिया मार्क कर लेता हूँ। लेट्स से ये है एक स्मॉल एरिया ds, जिसको मैंने मार्क किया इस गॉसियन सिलेंडर पे, ये है ds, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये प्लस q चार्ज की वजह से कितनी होगी, तो डेफिनेटली ये इस गॉसियन सरफेस को नॉर्मल होगी, यानी यहाँ से ऐसे पास होगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ds को कैसा रहता है, एग्जैक्टली नॉर्मल होता है, तो डेफिनेटली यहीं पे आएगा एरिया वेक्टर, यहीं पे आएगा एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर। सो ये है हमारा एरिया वेक्टर ds बार इज द एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया फिर, ds बार और e बार के बीच का एंगल ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्लियर है। और सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी ऐसा ही एरिया में मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये अपर वाले फेस से भी फ्लक्स पास होंगे, यस डेफिनेटली अपर वाले फ्लक्स से भी जो फ्लक्स है वो पास होंगे, लेकिन कितने फ्लक्स पास होंगे ये मैं बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई स्मॉल पैच को कंसिडर किया एरिया ds को, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, इसको परपेंडिकुलर, करेक्ट है, ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर ds बार। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इसको ऐसे पैरेलल रहेगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एंगल कितना हो गया ds बार और e बार के बीच का, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, और cos 90 तो 0 होता है, करेक्ट ना, cos 90 0। और फ्लक्स कितने पास होंगे फिर यहाँ से, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है e ds cos थीटा, तो cos 90 तो 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इसका मतलब अपर फेस से जो फ्लक्स पास होंगे वो 0, यानी फ्लक्स पास होंगे ही नहीं वहाँ से, ठीक है। इसलिए मैं इस अपर फेस को अवॉइड कर रहा हूँ, इस अपर फेस को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अपर फेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि सिलेंडर के, ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसके कौन से पार्ट से फ्लक्स पास नहीं होंगे, तो ये है इसका अपर फेस, इसलिए मैं कैलकुलेशन ये साइड वाली सरफेस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 2, ये कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3, व्हाट वाज स्टेप नंबर 3। तो हमारी जो स्टेप नंबर 3 थी, हमने बोला कि अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ने टोटल चार्ज कितना इनक्लोज किया है, तो डेफिनेटली ये Q किया है, Q इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। लेकिन
सॉरी, गॉसियन सरफेस ने क्यों टोटल चार्ज इंक्लोज नहीं किया? क्यों तो टोटल चार्ज इस कंडक्टर पर है, ठीक है। हमको गॉसियन सरफेस ने कितना इंक्लोज किया ये कैलकुलेट करना है। तो अगर इसकी लेंथ L है, ठीक है, और टोटल चार्ज Q है, तो फिर लेंथ L पर कितना चार्ज होगा? तो हमको इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका पता है कि अगर लैम्बडा जो है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो वी राइट इट एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो गॉसियन सरफेस ने टोटल चार्ज कितना इंक्लोज किया? तो Q किया, तो Q कितना हो जाएगा फिर? Q हो जाएगा लैम्बडा इंटू एल। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया टोटल चार्ज इंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस Q। कितना हो गया? Q इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एल। तो ये है हमारी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। नो, व्हाट इज स्टेप नंबर 4? सो इफ यू रिमेंबर, स्टेप नंबर 4 थी हमारी के लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमको, ठीक है, या कैलकुलेट फ्लक्स, या फ्लक्स कैलकुलेट करने, कैलकुलेट फ्लक्स। अब फ्लक्स कैलकुलेट करना है फाई, और इसका जो फॉर्मूला था वो भी मैं लिख लेता हूँ। कितना था? फाई इज इक्वल्स टू, इसको लाइन इंटीग्रेशन भी हम बोलते थे, ई बार डॉट डी एस बार। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इंटू कॉस थीटा। तो अब ये कैलकुलेट करना है मुझे, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं इस स्मॉल एरिया ds पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट मी राइट फ्लक्स थ्रू एरिया ds। चलो बता दो जल्दी कितना होगा। मान लो कि इस एरिया ds से जो पास होने वाले फ्लक्स है वो d फाई है, तो कितना हो जाएंगे फ्लक्स? फिर ds से फ्लक्स पास होंगे, d फाई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमको पता ही है, e इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार, ठीक है। ये तो हो गया फ्लक्स थ्रू एरिया डी एस। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है फ्लक्स थ्रू कंप्लीट सरफेस, ये कंप्लीट गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। तो लेट मी राइट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा? अरे फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस सिंपल है, इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। इट इज सिंपल, इंटीग्रेट कर देता हूँ इस इक्वेशन को। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। क्लियर है? ओके, सो अब आगे सॉल्व कर लेता हूँ। इसको नोट डाउन कर लिया है आप लोगों ने? ओके, पॉज करके प्लीज नोट इट डाउन। हाँ, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके फाइन, तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ। स्टेप नंबर 4 चल रही है मेरी, जहाँ पे मुझे लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो मुझे मिला है इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना है देखो, तो थीटा कितना है यहाँ पे? ई बार और डी एस बार के बीच का एंगल कितना है? ये 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना हो गया फिर? कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। ओके, और ई तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी फाई ये हो जाएगा फ्लक्स फाई, दिस इज इक्वल्स टू ई, ये तो कांस्टेंट रहेगा। गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, हमने बोला ही था कि हमको गॉसियन सरफेस ऐसे सिलेक्ट करना है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इट शुड बी कांस्टेंट, इट शुड बी सेम। तो ई तो आ गया इंटीग्रेशन के बाहर। अब इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बचाए डी एस, और कॉस 0 हो गया 1 इंटू डी एस इज टी एस। क्लियर है यहाँ तक? ओके फाइन। नाउ अब ये इंटीग्रेशन डी एस कितना रहेगा? ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस, और एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर का एरिया तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये होगा 2 पाई अब स्मॉल r इंटू एल। ये होता है एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेकिन यहाँ पे मैं गॉसियन सिलेंडर का एरिया ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने स्मॉल r लिया है, ठीक है। ये गॉसियन सिलेंडर का एरिया डॉटेड लाइन से जो बनाया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंस आई नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ये है 2 पाई r इंटू एल। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इसके पहले इक्वेशन ओके नहीं मार्क किए। सो ये है इक्वेशन नंबर 1। So now let us apply the last step, that is step number 5,
और स्टेप नंबर 5 है हमारी अप्लाई गॉस लॉ। हमको अप्लाई करना है गॉस लॉ को, अप्लाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ को मैं अप्लाई करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। So now let us apply Gauss law. This is our step number 5, or I think this is equation number 2 because our equation number 1 is Q is equals to lambda L. ये equation number 1 है, ठीक है। तो Gauss law apply कर देते हैं। So what is Gauss law? So according to Gauss law, flux through a closed surface, this is nothing but total charge enclosed by that surface divided by permittivity of that medium। अब मैं यहाँ पे assume कर रहा हूँ कि ये सारा setup फ्री स्पेस में या वैक्यूम में रखा है, ठीक है। दैट्स वाई आई हैव कंसीडर एप्सिलॉन नॉट। तो अब टोटल चार्ज क्यू, इक्वेशन नंबर 1 को याद करो, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कैन राइट, सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कैन राइट दिस फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू है लैम्बडा इनटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो पांचों भी स्टेप हमारी कंप्लीट हुई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो पांचों भी स्टेप्स हमारी कंप्लीट होती है। नाउ लुक एट इक्वेशन नंबर दिस 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे LHS तो इक्वल है, ये फ्लक्स इक्वल है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये कहाँ से आया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि फ्रॉम इक्वेशन 1, सिंस हमको पता था क्यू कितना है, तो ये है लैम्बडा इंटू एल, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस ई इंटू 2 पाई आर एल, दिस इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो अब यहाँ से ये L और ये L कैंसिल हुआ और मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को मैं एक साइड रखता हूँ और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन E को मैं एक साइड रखता हूँ यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2 पाई आर इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लेता हूँ मैं, और ये लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर इसको बाद में लिखता हूँ इनटू दिस लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। तो ये है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। तो मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया है, E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाई आर, जहाँ पे लैम्बडा क्या है, तो इट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब ये तो हमने वैक्यूम में माना है। मान लो कि अगर इसी सिलेंडर को मैं किसी मीडियम में रखता जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन होती, तो फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बजाय यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम, या फिर इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। अगर परमिटिविटी एप्सिलॉन होती तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती 1/2 पाई एप्सिलॉन ओनली। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड डिवाइडेड बाय दिस आर, ओके। और एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, तो दैट वी नो वेरी वेल, एप्सिलॉन कैन बी रिटर्न एज एप्सिलॉन नॉट के, और E बन जाता फिर E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस सम केसेस। मान लो कि अगर ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P को उठाकर मैं इस सरफेस ऑफ द इनर कंडक्टर पे रख दूँ या इनर सिलेंडर पे रख दूँ, तो क्या होगा। मान लो कि ये इनर सिलेंडर A है और ये आउटर सिलेंडर B है, तो मैं इनर सिलेंडर के इस सरफेस यहाँ पे रख दूँ, तो पॉइंट P पर रख दूँ तो क्या होगा, ठीक है। कंडक्टर या सिलेंडर की सरफेस पे रख दूँ तो क्या होगा, तो दैट यू नो वेरी वेल। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे केस नंबर 1 एंड केस नंबर 1
if point P is situated on the surface of inner कंडक्टर या सिलेंडर। तो इस केस में क्या होगा, तो दैट वी नो वेरी वेल, अगर पॉइंट पी को यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर विल बिकम इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो जस्ट ये इस स्मॉल आर की बजाय मैं लिख दूंगा कैपिटल आर, ठीक है। सो इस फॉर्मूले में रख देता हूँ मैं, ठीक है, इधर इसमें रखो या इसमें रखो, डजेंट मैटर, इसमें रख देता हूँ। चलो इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय इस स्मॉल आर की बजाय अब मुझे लिखना पड़ेगा कैपिटल आर। तो अगर ये सरफेस पर है तो फिर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर। वैसे इस इक्वेशन से एक बात तो क्लियर है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और ये लैम्बडा भी कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो वी कैन राइट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। स्फीयर के केस में ये था E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, यानी एज कंपेयर टू स्फीयर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर की या सिलेंडर की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू स्फीयर थोड़ी कम है, ठीक है, नहीं सॉरी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था स्फीयर के केस में, तो ये थोड़ी ज़्यादा है, स्फीयर के केस में ये और कम थी क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था, ठीक है। ओके, सो आई होप ये केस 1 भी आपको क्लियर है। नाउ लेट अस डिस्कस केस 2। तो केस 2 क्या है कि हमको बोल रहा है कि अगर जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट P इफ इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इनर सिलेंडर और इनर कंडक्टर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे केस 2 हमको बोल रहा है कि इफ पॉइंट P इज सिचुएटेड inside द इनर कंडक्टर या इनर सिलेंडर। तो अगर इनर कंडक्टर या सिलेंडर के अंदर है तो क्या होगा, सो डेफिनेटली अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर आ जाऊँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, डेफिनेटली ये 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, करेक्ट ना, इनसाइड द कंडक्टर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो Q 0 होगा, सो डेफिनेटली लैम्बडा भी 0 है, ठीक है। तो सिंपली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 0। ओके, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। कितना आता है, तो ये आता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू लैम्बडा बाई आर, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार, ये आ जाएगा आपको, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है एज फार एज योर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। वी हैव सीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside a infinite long straight conductor. Now let us solve one numerical based on it. So हमको बोला है कि the length of straight thin wire is 2 मीटर, 2 मीटर का एक straight wire है, it is uniformly charged with a positive charge। तो मान लो कि ये कोई एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर और इस पे जो चार्ज है हमको बोला है कि ये कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। नाउ आगे बोल रहा है कि 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस पर, ठीक है। तो मैं ये नोट डाउन कर लेता हूँ, जो चीज़ें गिवन है मुझे इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो डेटा में जो गिवन है कि लेंथ ऑफ द वायर जो है ये कितनी है, इट इज़ 2 मीटर और चार्ज जो है इट इज़ 3 माइक्रोकूलम। तो इसको मैं कूलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ऐसा यूनिट में मैंने कन्वर्ट किया। पूछा है कि द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, कैलकुलेट करना है हमको चार्ज डेंसिटी। तो वायर जो है वो स्ट्रेट होता है, लीनियर होता है, तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा जिसको हम बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और दूसरी बात हमको पूछा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू वायर एट पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। और दूसरा हमको पूछा है, दूसरी बात कि सेंटर ऑफ द वायर से
1.5 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी सेंटर से कोई पॉइंट P है यहाँ पे और ये डिस्टेंस R हमको गिवन है, यानी स्मॉल r भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ स्मॉल r 1.5 मीटर हमको ये गिवन है, ठीक है। तो हमको ये दो चीज़ें कैलकुलेट करना है। तो लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट। तो पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज की वैल्यू, चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ और लेंथ गिवन है 2 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, तो लैम्बडा हो जाएगा फिर 3/2 इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ और कूलम पर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। नाउ दूसरा बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम द एक्सिस से 1.5 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। सो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगी E इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K की वैल्यू मैं 1 मान रहा हूँ यहाँ पे, इनटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ मैं रख देता हूँ, ठीक है, चलो सॉल्व करके मैं बताता हूँ तुमको। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू, अगर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना है मुझे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्बडा, ये 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे लिखा है पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाई r। ऐसा इसलिए किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, ये एक कांस्टेंट है, और कितनी होती है इसकी वैल्यू, यस वेरी करेक्ट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, ये कैलकुलेट की हमने 1.5 इंटू 10⁻⁶। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। सो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू फिर है ये 2, उसके बाद है फिर लैम्बडा की वैल्यू ये कैलकुलेट की हमने यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय r, और r हमको दिया है यहाँ पे 1.5, ठीक है। सो क्या कैंसिल होता है, देखो तो यहाँ से ये r जो है 1.5 है और ये 1.5 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 9 2 ज़ा ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻9 और ये -6 ये हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ओके।